हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, सुस्वागत है आज के अपने ऑडिट के मैराथन जिसका नंबर पार्ट 4 है। मतलब टोटल 5 पार्ट है। उसमें आज अपन कारो 2020 करने वाले सर। सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे और जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन है वो भी होंगे, समझेंगे भी सही प्लस याद भी होगा। बड़ा ही प्यारी तरह से आपको पूरी की पूरी फुल ऑडिट का मैराथन मिलने वाला है। पूरा का पूरा अब तो मिल ही गया है, पार्ट 4 पे पहुंच गया, बस हो गया अब तो खत्म ही। ठीक है सर, चलो आइए शुरू करते हैं। तो सर जैसा मैंने आपको कहा, ये एक नॉर्मल मैराथन नहीं है। 2 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्किप मत करना ताकि आपको पता पड़ जाए सर कि कहाँ कहाँ पर मैंने कौन कौन सा कवरेज करा है। ठीक है, 2 मिनट स्किप मत करना। मुझे पता है लास्ट टाइम चल रहा है आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट सुनो। सर मैंने आपको कहा कि एक नॉर्मल मैराथन नहीं है ना जी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसके अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। एक आधा बिल्कुल इरिलेवेंट है तो बात करेंगे, बाकी अपन सब करेंगे, छुड़वाएंगे नहीं मैराथन में, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी पूछ लेता है ताकि एमसीक्यू कवरेज भी अपने हो जाए। साथ में जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन है सर वो भी होगा। थोड़ा सा फास्ट फास्ट होगा भाई, क्योंकि मैराथन है, बेसिक चीज है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब होंगे। अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही होगी, साथ में रट्टाफिकेशन विथ मेमोरी टेक्निक भी होगा सर। रट्टाफिकेशन कराएंगे, क्योंकि जब तक समझना तो पड़ेगा वो तो करेंगे, पर जब तक याद ना हो जाए तब तक आईसीआई मार्क्स नहीं देता, इसलिए वो भी अपन करेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट प्रोवाइड आपको पहले का थोड़ा तो याद हो यार, वरना तो मैं अभी मैराथन में कितना करूंगा, पर मैं याद कराऊंगा। ठीक है, अब कवरेज सर आपको मैराथन 5 पार्ट में मिलने वाला है। अब आप देख लेना कि आपको, देखो ये वाला अब आपका 5 पार्ट में होने वाला है, तो पांचों पार्ट आप देख लेना। पार्ट 1 में अपने सारे के सारे ऑल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 के अंदर सारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है वो होंगे। पार्ट 2 के अंदर सारे एसई, एसआरई, एसआरएस जितने भी अदर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है वो होंगे, जो चैप्टर नंबर 9 to 11 है। फिर उसके बाद जितना भी अदर ऑडिट का पोर्शन है सर, जितनी भी अदर ऑडिट बची, डिजिटल ऑडिट, एसजीजी ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, फलाना ढीगरा, वो चैप्टर नंबर 12 से 18 पार्ट 3 में मिलेगा अपन को। पार्ट 4 के अंदर कारो 2020 आएगा। पार्ट 5 में फाइनली अपना प्यारा सा चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स आने वाला है। और ये सर सबसे बढ़िया खुश वाली बात बताऊं आपको, नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको, कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक एसे, स्पेसिफिक चैप्टर कुछ भी देखना है, नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, पे क्लिक करो, वहां पहुंच जाओगे। और उससे भी प्यारी बात, ये अपने लास्ट डे रिवीजन में भी हेल्पफुल होने वाला है, कि मैं इसका कोशिश करूंगा टाइम ड्यूरेशन इतना ही रहे, इसका टाइम ड्यूरेशन इतना ही रहे, लेट्स से 22 टू मैक्सिमम 25 आवर, 22 टू मैक्सिमम 25 आवर। जो अपना लास्ट डे, अगर आप जब ऑडिट करते हो ना 1.5 डेज के अंदर रिवाइज, तब 1.5 डे में जब रिवाइज करोगे तो भी आप पूरा का पूरा एलडीआर आप इन वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और सर अब बाद में बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आते हैं सर बुक्स और नोट्स का क्या होगा। देखो भाइयों बहनों, अगर आपको पूरी की पूरी बुक का परचेस करनी है तो आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। पीडब्ल्यू स्टोर, पीडब्ल्यू लाइव के अंदर आप कर सकते हो पूरी की पूरी बुक। और ये आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर के नोट्स चाहिए, जैसे मैंने बहुत से फ्री में दे चुके हैं, फिर आप मुझे बता देना सर ये वाले नोट्स भी दे दो फ्री के अंदर, मैं कोशिश करूंगा दे दूं। तो वो वाले नोट्स या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, या फिर पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, पीडब्ल्यू ऐप में वो स्पेसिफिक मैंने बहुत से दे भी रखे हैं। ठीक है, तो आप वो देख लेना उसके अंदर। तो या तो आप बुक ले हो या फिर आपको नोट्स चाहिए स्पेसिफिक, तो मैंने आपको बता दिया। तो सर अब क्या, अब तो बस शुरू करते हैं, धूम मचाते हैं, पूरी की पूरी ऑडिट अपन अच्छे से कवर करते हैं। आ जाइए, अब मेरा दूसरा वर्जन आपको दिखेगा। हाँ जी दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7.2 कारो 2020 का फटाफट से मैराथन वाला रिवीजन। सर कारो 2020 क्यों एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि सारी कंपनी के ऑडिटर को कारो 2020 की रिपोर्ट देनी है। सर ये होता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ऐसे 700 याद हो, ऐसे 700 की ऑडिट रिपोर्ट का एक एलिमेंट होता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कारो लगता है। सर ये एप्लीकेबल मतलब सारी कंपनी को, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को भी कारो लगता है। उनकी ब्रांचेस हो गई, डोरमेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उनकी ब्रांचेस, डोरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सबको लगता है। सर कोई तो एक्सेप्शन होगा, हाँ जी सर, कुछ तो एक्सेप्शन हर जगह होता है। सर एक एक्सेप्शन है, सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, जब अपन सीएफएस की ऑडिट करते हैं तब कारो नहीं लगता, एक्सेप्ट क्लोज 21, क्लोज 21 जो आखिरी क्लोज होता है वो ही लगता है सीएफएस पे, बाकी क्लोजेस नहीं लगते। फिर बाकी सर इसके अलावा कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, मैंने कहा सर आईबी कॉप्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने क्या कहा सर, आईबी कॉप्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। आई से इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, बी से बैंकिंग पे एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस पे नहीं है, बैंकिंग पे नहीं है। सी से कंपनीज अंडर सेक्शन 8, कंपनीज अंडर सेक्शन 8 पे एप्लीकेबल नहीं है। सी ओ पी एस, ओ से ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है। पी से प्राइवेट कंपनी, छोटी वाली प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। एस से स्मॉल, एस से स्मॉल पे एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कहा सर आईबी कॉप्स पे एप्लीकेबल नहीं है। आई से इंश्योरेंस, आई से इंश्योरेंस, बी से बैंकिंग, बी से बैंकिंग, सी से कंपनी अंडर सेक्शन 8, कंपनी अंडर सेक्शन 8 जो एनपीओ एनजीओ वाली कंपनीज होती है। ओ से ओपीसी, सी ओ से ओपीसी, ओ से ओपी ओपीसी। पी एस, पी से प्राइवेट कंपनी छोटी वाली, पी से प्राइवेट कंपनी छोटी वाली। एस से स्मॉल कंपनी, एस से
स्मॉल कंपनी, तो सर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? सर इसकी मेन डेफिनेशन जो है वो है पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक होना चाहिए एंड मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक, टर्नओवर 40 करोड़ तक। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक, टर्नओवर 40 करोड़ तक। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक, टर्नओवर 40 करोड़ तक। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक, टर्नओवर 40 करोड़ तक। पर जो टर्नओवर देखना है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। कब का देखना है सर? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। सर ये तो हो गई 440 टर्नओवर 40 का हो गया और पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक हो गई, मतलब दोनों तक हो गई। पर सर मेन चीज आपको और भी देखनी है कि ये पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती अदर देन पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी हुई तो इसको स्मॉल नहीं मानेंगे। ये अंडर सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती या फिर होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती। किसकी? स्पेशल एक्ट कंपनी की। कोई भी स्पेशल एक्ट कंपनी है तो ये उसकी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती, वरना इसको छोटी कंपनी नहीं मांगेंगे। तो अंडर सेक्शन 8 नहीं हो सकती, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती। किसकी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती? कोई भी स्पेशल एक्ट पे पास हुई भी कंपनी है उसकी, और साथ में पब्लिक कंपनी भी है नहीं हो सकती। इससे ऐसे एमसीक्यूज बहुत पूछ रहा है, सो बी अवेयर एमसीक्यूज के अंदर कि कभी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं होगी एक तो, और साथ में अंडर सेक्शन 8 वाली कंपनी भी ये नहीं होगी, होल्डिंग सब्सिडी ऑफ स्पेशल एक्ट कंपनी भी नहीं हो सकती। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर भी आपको कुछ कंडीशन देखने की। छोटी वाली प्राइवेट कंपनी मतलब इसके अंदर जो भी पब्लिक कंपनी होगी ना, पब्लिक कंपनी, तो उसकी ना तो होल्डिंग ना उसकी सब्सिडरी। लाइक ए वाली कंपनी हो गई इसकी होल्डिंग, ए वाली कंपनी हो गई इसकी होल्डिंग, बी वाली हो गई इसकी सब्सिडरी। तो ये दोनों प्राइवेट है, माना ये कंपनी सेक्शन जो ए नाम की कंपनी और बी नाम की कंपनी है, दोनों प्राइवेट कंपनी है, पर दोनों पे कारो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जहां पर अपन बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी भी छोटी वाली होनी चाहिए, मतलब ना तो वो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग ना पब्लिक कंपनी की सब्सिडी, वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है प्राइवेट की भी, कि नॉट बीइंग ए सब्सिडी और होल्डिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी। साथ ही साथ में ये सारी कंडीशन भी उसको फुलफिल करनी है। सर कौन सी कंडीशन उसको फुलफिल करानी है? ये तीनों की तीनों। इसको यहाँ पे टीओपी, पहले नीचे से लिखना शुरू हो, टीओपी नीचे लिखना शुरू, टीओपी, टी से टर्नओवर, ओ से आउटस्टैंडिंग बोरिंग, पी से पेड अप शेयर कैपिटल, फिर ऊपर से नीचे से 1 करोड़ 10 करोड़। तो उसका जो टोटल रेवेन्यू होगा, टीओपी, टी से टर्नओवर जो रेवेन्यू अपन कैलकुलेट करते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो रेवेन्यू अपन कैलकुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग जो डिसकंटिन्यू कर दी ऑपरेशन, वो 10 करोड़ तक होने चाहिए, वो 10 करोड़ तक होने चाहिए। ओ से आउटस्टैंडिंग जो भी लोन है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आउटस्टैंडिंग जो भी लोन है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो आउटस्टैंडिंग लोन 1 करोड़ तक होने चाहिए, 1 करोड़ तक होने चाहिए बैंक या फिर फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग। और जो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है वो भी 1 करोड़ तक होनी चाहिए। पर सर बाकी जितनी भी कंडीशन देखती है वो अपन फाइनेंशियल ईयर की एंड पे देखते हैं, जनरली फाइनेंशियल ईयर के एंड पे देखते हैं। पर सर जो बोरोइंग की कंडीशन है, आपको पता होगा बोरोइंग जो भी अपने बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली हुई है, वो कंडीशन देखते हैं ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे, कि अगर किसी भी टाइम मेरी बोरोइंग अगर 1 करोड़ के ऊपर चले गई, तो कारो एप्लीकेबल हो ही जाएगा, कुछ भी कर लो फिर आपको कारो एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी। ठीक है, और साथ में जो अपन ध्यान रखना, जो अपन स्मॉल कंपनी देखते हैं वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखते हैं, पर इधर हमेशा करंट ईयर वाला देखते हैं। ठीक है सर, तो आपको जब भी चेकिंग करनी है कारो एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, और आपको लिमिट्स दी हुई है कुछ टर्न ओवर पेड अप शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले देखना है कि क्या वो स्मॉल कंपनी है क्या। अगर वो स्मॉल कंपनी तो बात वही खत्म, कारो एप्लीकेबल नहीं होगा उसके ऊपर, पर नहीं सर वो स्मॉल कंपनी नहीं है, तो सेकंड केस देखना क्या वो छोटी वाली प्राइवेट कंपनी है क्या, तो वो 1-1-10 वाली लिमिट थी ना, 1 करोड़ 10 करोड़ तक, तो वो लिमिट देखना क्या वो छोटी वाली प्राइवेट कंपनी है क्या। अगर वो छोटी वाली प्राइवेट कंपनी हो गई तो फिर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, और दोनों नहीं है तो हो ही जाएगा फिर तो। सर इंक्लूजन अपना देखा था पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह के अंदर क्या इंक्लूड होता है, मैंने बोला था सब कुछ इंक्लूड कर दो इसके अंदर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड हो जाएंगे, जो भी अमाउंट आपने ओरिजिनली फॉरफिट करा था शेयर पे वो भी इंक्लूड हो जाएगा। सारे तरह के रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सब तरह के रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ऐड कर दो। P&L का प्रॉफिट है तो वो ऐड कर देना, पर लॉस है, अगर P&L का लॉस है डेबिट बैलेंस तो वो माइनस हो जाता है, लॉस माइनस हो जाता है। ईसोप का रिजर्व भी ऐड हो जाएगा, ईसोप का रिजर्व भी। और सर एक जो बस कॉल्स इन अरियर है वो डिडक्ट हो जाएगा, जो भी तक अरियर में कॉल है। बोरोइंग के अंदर मैंने क्या कहा, जो भी आपने बैंक और एनबीएफसी, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एनबीएफसी वगैरह, इनसे जो भी लोन लिए, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, सिक्योर, अनसिक्योर, क्रेडिट कार्ड वाला लोन भी लिया अगर कुछ, तो सारे के सारे ऐड कर लेना, एक्सेप्ट बस मैंने वही बोला ना कि बैंक और एनबीएफसी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिए, यही लोन अगर इंडिविजुअल से लिया होता तो वो ऐड नहीं होता। तो एक्सक्लूड क्या होगा, लोन जो आपने इंडिविजुअल से लिया, ठीक है वो, और साथ में जो भी इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया पर अभी तक ड्यू नहीं हुआ, मतलब अक्रू तो हो गया
पर ड्यू नहीं हुआ तो वो ऐड नहीं होगा। और सर अगर अक्रू भी हो जाए, ड्यू भी हो जाए तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो मैंने बोला लोन कोई भी लिया हो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टर्म लोन हो, डिमांड लोन हो, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट हो, कुछ भी हो, बिल परचेस करा है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सिक्योर, अनसिक्योर, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी, इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया, अक्रू भी हो गया। और जो नॉन फंड फैसिलिटी, जो भी नॉन फंड फेस फैसिलिटी, जो गारंटी थी, लेटर ऑफ क्रेडिट था, वो फंड बेस में जो कन्वर्ट हो चुकी है, जो फंड बेस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। और सर पेड अप शेयर कैपिटल में क्या एक्सक्लूड होगा, ये देखो, शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये तो लाइबिलिटी होती है, शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी होती है, इसलिए शेयर कैपिटल में नहीं जुड़ती। और सर रिवेन्यू जो भी शेड्यूल 3 के हिसाब से है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का भी जोड़ लेना। इवन जो अदर इनकम है, अदर इनकम भी जोड़ लो, रिवेन्यू, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है आपको फिक्स असेट या फिर इन्वेस्टमेंट पे बेचने पे, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ आपको फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए, वो भी जुड़ जाएगा। कोई भी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको नेट ऑफ एक्सपेंस करके इसको भी जोड़ लो। और सर क्या एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड क्या होगा, जो भी आपको एडवांस मिला है, तो यार वो तो एडवांस मिला है ना, वो रिवेन्यू थोड़ी ना होगा, वो एक्सक्लूड करो। कोई भी एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी आपने चार्ज करी है तो वो तो यार भाई वो तो टैक्स है ना, वो थोड़ी ना आपका रिवेन्यू है। ठीक है। ये देखो क्या अंडर सेक्शन 8 कंपनी पे कारो लगता है, नहीं लगता। और अब यही तुमको बताना है, मतलब अब वही, अब जितने भी क्वेश्चन है सर वो नॉर्मल सी लिमिट चेक करके कि आशु प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, 70 लाख ईच उसने लोन लिया हुआ है बैंक और एनबीएफसी, 70 लाख ईच, तो मतलब 70 मल्टीप्लाई 2, 1.4 करोड़, मतलब कारो एप्लीकेबल होगा, 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है। अब वो ये सब चीजें, पेड अप शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होगी, रिवेल्यूशन रिजर्व भी इंक्लूड होगा, कैपिटल रिजर्व भी इंक्लूड होगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हमेशा माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो सेल के अंदर से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है, सेल जो रिटर्न करी वो माइनस हो जाती है, सर्विस जो आपने दी, सर्विसेज भी तो रिवेन्यू का पार्ट है, उसको ऐड कर लेना। सर अब उसके बाद मैटर, अब अपनी आ गई कारों के क्लोजेस। सर कारों के क्लोजेस का मैं आपको पहले ही बता दूं, ध्यान से सुन लेना अभी जो बोल रहा हूँ। सर जो कारों के क्लोजेस में भी आपको सारे अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर जो रिमेंबरिंग मेमोरी टेक्निक है ना, मेमोरी टेक्निक, इसकी मैंने आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की, 10 मिनट में सारे कारों के क्लोजेस मैंने आपको याद करा दिए, 10 मिनट में सारे कारों के क्लोज मैंने आपको याद करवा दिए। तो अगर आपको क्लोजेस याद करने हैं तो 10 मिनट की वीडियो देख लेना, अभी मैं याद नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, याद कराने की अलग वीडियो पड़ी हुई है अपने पास। सर फिर सबसे पहले, सर सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे सर, सबसे पहले पैरा 3 का क्लोज 1। सर जो क्लोज 1 बोलता है वो पीपीई के लिए बोलता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसको मैंने आपको कहा हुआ है सर, इसको लिंक कर देना हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 या फिर इंडेस 16 से कभी क्वेश्चन आए तो। ठीक है। सर पीपीई के लिए बोलता है कि सबसे पहले तो एडिक्वेट रिकॉर्ड कंपनी को मेंटेन करने, एडिक्वेट रिकॉर्ड रखने हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज वेल एज इंटेंजिबल असेट्स के भी आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखने ही रखने हैं सर। तो सर आपको रिकॉर्ड रखने प्रॉपर्ली, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तो सही, साथ में इंटेंजिबल असेट के भी आपको रिकॉर्ड रखने। फिर जो आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है उसको फिजिकली वेरीफाई भी तो करके आओ कि फिजिकली वो असेट्स प्रेजेंटेड है, असेट असली में है या नहीं। तो रिकॉर्ड रखो, रिकॉर्ड के बाद फिजिकली वेरीफाई करके आओ। तो देखो कि मैनेजमेंट, मैं ऑडिटर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट ने क्या रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकली वेरीफाई करा है क्या असेट को। और कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिली कि रिकॉर्ड में कुछ और लिखा हुआ था, असेट फिजिकली वेरीफाई में कुछ और मिली, तो उसको प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील करा या नहीं करा। तो क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पे वेरीफाई करा है क्या। और कोई भी डिस्क्रिपेंसी, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली तो उसको डील बुक्स में प्रॉपर्ली करा नहीं करा। सर रीजनेबल इंटरवल मतलब क्या, वैसे वो डिपेंड करेगा कि बुक्स की, असेट्स की वैल्यू कितनी है, किस लोकेशन पे क्या है, पर जनरली इन जनरल हर 3 साल में एक बार सारी असेट तो आपकी फिजिकल वेरीफाई हो जाना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर। तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखा, फिजिकल वेरीफाई कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करा, उस हिसाब से आपने फिजिकल वेरीफाई भी कर लिया। पर अगर आपने फिजिकली वेरीफाई कर तो लिया कि हाँ भाई मशीन मुझे वहां पर दिख रही है, पर असली में मैं ही इसका ओनर हूं, उसका क्या प्रूफ है, असली में मैं ही इसका ओनर, उसका क्या प्रूफ है। तो मुझे टाइटल डीड देखनी है, तो मुझे टाइटल डीड देखनी है कि भाई साहब जो भी आपने अब मुझे असेट दिखाई ना, फिजिकली वेरीफाई करवाई, तो उसका मालिक भी मैं ही हूं, वो मुझे कैसे पता पड़ेगा। तो आपकी जो भी टाइटल डीड, सेल डीड, कन्वेंस डीड या ट्रांसफर डीड, जो भी, वो कंपनी के नाम पे ही होनी चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं हो सकती, एक्सेप्ट लीज का केस। लीज का केस क्यों, क्योंकि अगर मैंने लीज पे लिया हुआ है तो लीज में मशीनरी तो लेजर के नाम पे होगी, लेजर के नाम पे मैंने लीज पे ले रखी है, तो मेरे पे तो एक लीज का एग्रीमेंट, लेजी केवल वो लीज का जो एग्रीमेंट है वो मेरे नाम पे होगा, ओनरशिप मेरी नहीं होगी। तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन लीजी, वो मेरे नाम पर ही है, वो मेरे नाम पर ही होनी चाहिए। ठीक है ना, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है मेरे नाम पे ही होनी चाहिए। अगर मेरे नाम पे नहीं है, लेट से बैंक ने लोन दे रखा था तो बैंक को हाइपोथेटिकेशन पे दे रखी है, वो मशीन हाइपोथेटिकेशन पे दे रखी है, बैंक के नाम पे बैंक पे ट्रांसफर कर दी, तो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन कितने वैल्यू की है, किसके नाम पर है, एसबीआई बैंक के नाम पर है ये, और क्या किसी प्रमोटर डायरेक्टर या रिलेटिव के नाम पे तो नहीं है, क्या किसी प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव के नाम पे, एम्प्लॉय के नाम पे तो नहीं है, कितने सालों से वो अभी तक नाम पे नहीं है, कितने सालों
से अभी तक अपने नाम पे नहीं है, मतलब कंपनी के नाम पे नहीं है। और रीज़न क्या है कि क्यों वो कंपनी के नाम पे ना हो के डायरेक्टर के नाम पे, उसका रीज़न क्या है? अगर कोई डिस्प्यूट है तो बता दो कि हाँ भाई डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट भी एक रीज़न होता है। तो सर अगर वो कंपनी के नाम पे नहीं है तो आपको उनको क्या बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है, किसके कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी, कौन सी किसके कितने वैल्यू की है, किसके नाम पर है, क्या वो कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव एम्प्लॉय है क्या, कितने पीरियड से कंपनी के नाम पे नहीं है और रीजन क्या है। फिर मैंने कहा था सर रिवैल्यूएशन करना है अपन को, रिवैल्यूएशन करना है कि भाई साहब अगर रिवैल्यूएशन कभी भी फर्स्ट पॉइंट बोलेगा कि क्या कभी भी कंपनी के अंदर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, पीपीई का, राइट ऑफ असेट का, इंटेंजिबल असेट का, अगर हुआ है तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यू ने ही कराया, किसी और ने कराया, ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यू ने कराया, किसी और ने कराया। और जो भी रिवैल्यूएशन हुआ है अगर वो 10% से ज्यादा चेंजेस हुआ, 10% या 10% से ज्यादा चेंजेस हुआ तो अमाउंट भी बताओ, तो अमाउंट भी बताओ, 10% या 10% से ज्यादा चेंज हुआ, किसका चेंज सर? मैंने बोला था सर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्लास ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो सर जैसे अलग अलग तरह के क्लास होते हैं सर, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और पीपी मतलब प्लांट एंड मशीनरी होता है। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब एक एक तरह के क्लास हो गए। तो मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो मैं इस लैंड के पूरे क्लास को कंपेयर करूंगा कि पहले लेट से मेरे पास 3 तरह की लैंड है, ए बी सी। तो मैं अगर जो रिवैल्यू होगा, रिवैल्यू कि इसकी जो एग्जिस्टिंग अमाउंट ये वाले हैं, न्यू अमाउंट ये वाले हैं, न्यू अमाउंट ये वाले हैं, ठीक है ना। तो जब मैं चेक करूंगा ना तो टोटल चेक करूंगा कि हाँ भाई एग्जिस्टिंग क्लास का इतना टोटल था, न्यू रिवैल्यू होने के बाद इतना टोटल है, तो टोटल में कितना चेंज हुआ ईच क्लास ऑफ पीपी। अगर वो 10% या 10% से ज्यादा है तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर रिपोर्ट अमाउंट भी रिपोर्ट करूंगा, अमाउंट भी रिपोर्ट करूंगा। क्या कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी बेनामी प्रोसीडिंग इनिशिएट या फिर ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई है क्या, कि हाँ भाई कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम करा है कि मेरे पास बेनामी प्रॉपर्टी, अगर ऐसा है तो क्या, अगर ऐसा है तो क्या मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करा हुआ है क्या, ठीक है ना सर। तो पीपीई के अंदर मेरे को देखना है कि वो रिकॉर्ड प्रॉपर है अपने पास, फिजिकली रीजनेबल इंटरवल पे करा हुआ है, टाइटल डीड मेरे नाम पे होनी चाहिए, नहीं है तो फिर मैं बता दूंगा क्या क्या टेबल के साथ रिवैल्यूएशन अगर हुआ है तो क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करा है क्या, और साथ में अगर 10% से ज्यादा रिवैल्यू हुआ है, 10 या 10% ज्यादा, तो फिर ईच क्लास ऑफ पीपी नेट कैरिंग वैल्यू, नेट कैरिंग वैल्यू क्या होता है सर? जो भी बुक वैल्यू होती है ना वो, मतलब डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिशिएशन, वही तो होता है नेट कैरिंग वैल्यू। तो मैं उसका रिवैल्यूएशन होगा हमेशा, ठीक है ना। और एक बेनामी प्रॉपर्टी, मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को बंद कर रहा हूं पर ट्रेडिंग कंसर्न अभी भी चला रहा हूं, ट्रेडिंग का धंधा अभी भी चला रहा हूं, ठीक है ना। तो फिजिकल वेरीफाई तो मुझे करना ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं ट्रेडिंग का धंधा चला रहा हूं, पर ऐसे 570 की गोइंग कंसर्न की रिक्वायरमेंट देख लेना कि कंपनी मर तो नहीं रही है। कोई भी एक फैक्ट्री डायरेक्टर के नाम पे है, मतलब वो कंपनी के नाम पे नहीं है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन ग्रॉस वैल्यू किसके नाम पर है वो पूरा बताना पड़ेगा। साथ में एक और चीज बता दी कि टाइटल डीड का मतलब क्या होता है, कोई भी डीड जिससे ओनरशिप शो हो, कोई भी डीड जिससे ओनरशिप शो हो, सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेंस डीड, सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेंस डीड, या फिर अगर वो लीज है, लीज का केस है तो फिर लीज होल्ड का एग्रीमेंट मेरे नाम पे होना चाहिए, रजिस्टर्ड डीड लीज होल्ड के। कोई भी पीपी अगर आपने रिमूव कर दी कि वो असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल में डाल दिया, अभी मैं उसको एक्टिवली यूज नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, तो भी आपको फिजिकल वेरीफाई तो करना ही करना पड़ेगा। फिर से क्लोज टू बोलता है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री को लिंक करो इंडेस 2 और एस 2 से, सर उसको भी आपको फिजिकल वेरीफाई करना पड़ेगा रीजनेबल इंटरवल में। इसमें रीजनेबल इंटरवल का मतलब होता है कि एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर आपको सब कुछ से रिव्यू करना ही करना, मतलब सब कुछ फिजिकली वेरीफाई करना ही करना पड़ेगा। और कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिली और वो डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर की है, 10% या 10% से ज़्यादा की है, तो आपको देखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर्ली डील करा है नहीं करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डील करा है या नहीं करा है। कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर 10% या उससे ज़्यादा की है, ईच क्लास ऑफ पीपी, अपन क्या देखेंगे, ईच क्लास ऑफ पीपी देखेंगे हमेशा, ईच क्लास ऑफ पीपी, जैसे अपन यहाँ पे देखा था ना, सॉरी ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, जैसे अपन ने पीपी का भी देखा था हर क्लास, तो वैसे ही यहाँ पे क्लास का, हर क्लास का कंपेयर करेंगे कि सर एक फिनिश गुड्स का अलग क्लास है, रॉ मटेरियल का अलग क्लास है, तो इन सबको अलग अलग सेपरेटली कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास ऑफ पीपी में 10% या उससे ज्यादा की अगर अपन को डिस्क्रिपेंसी मिली है तो अपन ने उसको देखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्ली डील कराए या नहीं कराए। सर अपन जब असेट की बात करते हैं, असेट, तो असेट में कोई भी 10% वाली बात नहीं थी, जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली अगर वो मटेरियल है तो उसको आपको डील करना पड़ेगा प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पर इन्वेंट्री के अंदर केवल 10% वाली लिमिट लगा दी है कि 10% ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है तो ही आपको डील करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्ली। पर यहाँ पर रिवैल्यूएशन के केस के अंदर 10% वाला ऑप्शन दे रखा था कि रिवैल्यू हुआ तो 10% ज्यादा हुआ है, 10 या 10%, तो अमाउंट बता देना। फिर सर अगर मैंने कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन लिया, मैंने अगर कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन लिया है 5 करोड़ से ज्यादा, सैंक्शन लिमिट उसकी कितनी है, सैंक्शन 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ के ज्यादा अगर लिया है, तो जो भी मैंने टाइमली क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या कुछ भी मैंने जो बैंक को जो भी मैंने अमाउंट सबमिट करा है कि ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा डेटर है, जो भी मैंने बैंक को सबमिट करा है, तो बीइंग एन ऑडिटर मैं देखूंगा कि जो भी उस बंदे ने बैंक को सबमिट करा है स्टेटमेंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जो भी क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट जो भी उसने करा है बैंक को फाइल, वो बुक से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो ये देखो रिवैल्यूएशन करा 4 करोड़ से 4.45, तो मुझे अमाउंट बताना पड़ेगा क्योंकि 10% से ज़्यादा है। 5.5 करोड़ की सैंक्शन लिमिट है, मतलब हाँ भाई 5 करोड़ से ज़्यादा की है, तो मुझे देखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो उसने बैंक को रिटर्न में फाइल करा है वो सेम मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ उसने 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 ये देखो बुक्स के अंदर तो उसकी इतनी वैल्यू आ रही है, पर जो उसने बैंक को स्टेटमेंट सबमिट करा वो डिफरेंट आ रहा है, तो जो भी डिस्क्रिपेंसी हो मुझे बतानी है। साथ में शेड्यूल 3 भी बोलता है, शेड्यूल 3 भी बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी है जो भी बैंक को आपने सबमिट करा वर्सेस आपकी बुक्स में जो आ रहा है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको रिकंसाइल करके रीजन बताओ क्यों डिस्क्रिपेंसी है। फिर से क्लोज 3 बोलता है मैंने कंपनी ने कहीं पर भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी दी है, मतलब मैंने किसी को लोन दिया है, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा है, गारंटी सिक्योरिटी दी है, तो उस केस के अंदर मुझे रिपोर्टिंग यहाँ पे लगती है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने किसी का भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी वगैरह दी है, तो उसको एक तो शेड्यूल 3 से लिंक करो, क्योंकि शेड्यूल 3 भी बोलता है कभी आपने रिलेटेड पार्टी को लोन इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया है या ऐसा कुछ भी दिया है, या आपने कहीं भी लोन में डिफॉल्ट वगैरह दिया है, लोन में डिफॉल्ट वगैरह करा है, तो शेड्यूल 3 भी बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर जरूरी है। एस एफ 550 रिलेटेड पार्टी की कभी आपने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है तो वो एस एफ 550 भी साथ में आप लिख के आ जाना। तो सर ये पहले क्या बोलता है, जो भी लोन एडवांस मैंने ग्रुप कंपनी को दिया है और नॉन ग्रुप कंपनी, एक तो ग्रुप कंपनी है नॉन ग्रुप कंपनी, तो मतलब जो भी लोन एडवांस मैंने दिया है टू सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, और बाकी जो भी मैंने अदर देन सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को दिया है वो मेरे को सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे, एनबीएफसी सर फॉर एग्जांपल, मतलब नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन, मेरा प्रिंसिपल बिजनेस से लोन को लेना देना है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर मेरे को देखना है कि जो भी हमने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी करी है उसके टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है कंपनी के, विच आर नॉट प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट, विच आर नॉट प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट। सर एग्जांपल कि सर मैंने कंपनी के भले में काम नहीं करा, मैंने क्या करा, कहीं पे लोन की मार्केट रहती, मैंने किसी को लोन दिया, मैंने लोन दे दिया 5% पर एनम में, पर असली के अंदर अगर वही लोन में किसी नॉर्मल इंसान को देता ना तो वो लोन में 20% पर एनम में दे सकता था, मैंने क्या मेरे जान पहचान वाले को 5% में लोन दे दिया, तो वो कंपनी के भले की बात नहीं थी। सो मुझे बताना पड़ेगा वेदर एनी कोई भी ऐसा टर्म्स है जो नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट है। लोन गिवन शेड्यूल के साथ में जब भी मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो उसका प्रॉपर्ली रीपेमेंट का शेड्यूल होना चाहिए कि तू मुझे कब देगा, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 कब तू मुझे वापस रीपे करेगा, उसका शेड्यूल होना चाहिए। और अगर कभी भी वो साथ में उसकी रिसिप्ट रेगुलर तो है ना, अगर उसका कभी भी ओवरड्यू हो गया पैसा, ओवरड्यू हो गया मोर देन 90 डेज से ज्यादा अगर उसका पैसा ओवरड्यू हो गया तो मैं देखूंगा क्या कंपनी ने कोई रीजनेबल स्टेप लिए क्या पैसा रिकवर कराने के लिए। कोई भी अगर ओवरड्यू हो गया मोर देन 90 डेज तो मैं देखूंगा रीजनेबल स्टेप कंपनी ने लिए क्या टू रिकवर द प्रिंसिपल इंटरेस्ट, टू रिकवर द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, कोई भी रीजनेबल स्टेप कंपनी ने ली है क्या, वो मेरे को देखना पड़ेगा मोर देन 90 डेज से अगर कोई भी ओवरड्यू हो गया तो। जैसे कंपनी किसी पे केस वेस कर सकती है रुपए निकालने के लिए। अब कभी भी मैंने पुराने लोन को चुकाने के लिए किसी को नया लोन दिया क्या, उसको मैं पहले से लोन लेके बैठा था 1 करोड़ का, मैंने नया लोन और दे दिया 3 करोड़ का कि तू भाई मेरे एक्स्ट्रा लोन और ले ले मेरे पुराने लोन को चुकाने के लिए, तो मैंने कभी भी लोन किसी को जो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, जो लोन ऑलरेडी ड्यू हो चुका है उसी बंदे को मैंने कोई लोन रिन्यू कराया, एक्सटेंड कराया, फिर फ्रेश लोन दिया क्या, रिन्यू एक्सटेंड फ्रेश लोन, मैंने उसी बंदे को रिन्यू एक्सटेंड फ्रेश लोन दिया है क्या टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। अगर ऐसा है तो उसका कितना अमाउंट, मैंने कितना अमाउंट उसको ऐसा दिया कि हाँ भाई 5 करोड़ का लोन था वो मैंने उसका रिन्यू कर दिया, और वो टोटल लोन का कितना परसेंटेज है कि भाई 5 करोड़ तो मैंने ऐसा लोन था जिसको मैंने रिन्यू करा, पर टोटल लोन जितना मेरी कंपनी में मैंने सब लोगों को मिला के लोन दे रखा है वो है टोटल 50 करोड़ का, तो ये 10% है तो वो 10% हुआ। ठीक है, तो अमाउंट बता दो उतना और टोटल आपका जितना आपने लोगों को आपने टोटल लोन दे रखा है उसका कितना परसेंटेज है। ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा एनबीएफसी पे, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा एनबीएफसी से जिसका प्रिंसिपल बिजनेस लोन की देने का है। आपने कोई भी लोन रीपेबल ऑन डिमांड दिया है क्या, मतलब जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपने बताई नहीं कि रीपे कब करना है, बस रीपेबल ऑन डिमांड करा दिया, जब मैं मांगू तब तू दे देना। अगर ऐसा केस है तो कितना अमाउंट आपने ऐसा लोन का दिया है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल लोन है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल लोन है, कितना अमाउंट है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल लोन है, साथ में क्या वो लोन आपने दिया है वो किसी प्रमोटर रिलेटेड पार्टी को दिया है क्या। ये देखो मैंने डायरेक्टर को लोन दिया है लोअर रेट पे, तो वो प्री मेरे को रिपोर्ट करना होता है ना वेदर द एनी टर्म एंड कंडीशन विच आर नॉट प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट, वो मुझे बताना पड़ेगा टर्म एंड कंडीशन वाला पॉइंट, और साथ में कितना लोन मैंने सब्सिडी वगैरह को दे रखा है ग्रुप कंपनी, कितना लोन ग्रुप कंपनी पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, साथ में कोई एग्रीमेंट भी नहीं है कि मुझे रीपे कब करेगा, तो भी लास्ट वाला पढ़ा ना ये एफ वाला पॉइंट, तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। कोई भी लोन मैंने सब्सिडी को दिया वो ड्यूरिंग द स्क्वायर अप भी हो गया, ड्यूरिंग द उसने रीपे भी कर दिया तो भी रिपोर्टिंग रिक्वायर है। फिर सर उसके बाद 4th नंबर का क्लोज है कि जो भी आप मेरे को लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी में किसी को दे रहा हूं तो मेरे को देखना पड़ेगा क्या उसने सेक्शन 185 और 186 ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लाई करे या नहीं करे है, मुझे वो देखना पड़ेगा। मैं कभी किसी से पब्लिक डिपॉजिट ले रहा हूँ क्लोज नंबर 5 में, तो मुझे देखना पड़ेगा जो भी आरबीआई ने डायरेक्शन दी है वो कंप्लाई करो, साथ में सेक्शन 73 से 76 ऑफ कंपनीज एक्ट वो भी फॉलो करो।
कोई भी कोर्ट का ऑर्डर, अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है तो वो कोर्ट का ऑर्डर भी फॉलो करो, आरबीआई की डायरेक्शन भी फॉलो करो, पब्लिक डिपॉजिट लेते हो 73 से 76 की वो जो सेक्शन है कंपनी के वो भी फॉलो करो, पब्लिक डिपॉजिट लेते हो, और कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो वो भी फॉलो करो। कोर्ट का ऑर्डर मतलब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, आरबीआई यानी कोर्ट का ऑर्डर, वो भी कंप्लाई करो। फिर क्लोज 6 बोलता है कॉस्ट रिकॉर्ड की, अगर मुझे देखना है कि जिस कंपनी की मैं ऑडिट कर रहा हूँ क्या उस कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है क्या, क्या मतलब उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है क्या, अगर है तो मुझे जनरल रिव्यू करना होगा, मतलब मुझे देखना होगा कि उसने असली में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया है या नहीं बनाया। उसने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया नहीं, मैं कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉस्ट ऑडिट को बिल्कुल लेन देन नहीं है, हो सकता है कॉस्ट ऑडिट उस पर एप्लीकेबल नहीं हो, वो भाड़ में जाए, कॉस्ट ऑडिट भाड़ में जाए, मैं कॉस्ट रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और अब क्या मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड की डिटेल चेकिंग करनी है? नहीं 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 नहीं, मेरे को बस केवल जनरल रिव्यू करना है कि उसने असली में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया है या नहीं बनाया, मेरे को डिटेल चेकिंग नहीं करनी है। तो क्या कोई भी मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफाई थे क्या सीजी के, और अगर हाँ तो क्या उसने मेड एंड मेंटेन करे या नहीं करे। तो मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड देखना है कि बनाए थे क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, मेरे को केवल उसका जनरल रिव्यू करना है, डिटेल चेकिंग नहीं करना। मुझे रिपोर्ट करना है इस क्लोज में, इवन कॉस्ट ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, कॉस्ट ऑडिट नहीं लगती तो भी मुझे रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड डिटेल एग्जामिनेशन, केवल जनरल रिव्यू करना है। फिर से क्लोज नंबर 7 बोलता है, एक तो होता है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, एक होता है डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो कंपनी स्टेच जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसको रीपे करने में रेगुलर है या नहीं, मतलब कोई भी जो भी बैलेंस शीट डेट, ये है बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे अगर कोई भी अमाउंट ड्यू पड़ा है, कोई भी अमाउंट ओवर ड्यू पड़ा है, ओवर ड्यू पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो मुझे देखना है कोई भी ऐसा अमाउंट बैलेंस शीट डेट पे स्टैट्यूटरी ड्यूज का, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ऐसा कोई भी एडवांस इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज हो गया, तो कोई भी ऐसा ओवरड्यू जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है, बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है, पहली कंडीशन ये। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका ओवरड्यू पीरियड, उसका ओवरड्यू पीरियड बोलो, ओवरड्यू पीरियड, क्या उसका ओवरड्यू पीरियड मोर देन 6 मंथ है क्या, कि मतलब उसको 6 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक बैलेंस शीट डेट पे भी मैंने पे नहीं करा है, 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ है क्या, मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो उस केस में मुझे रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट है वो, किसका, किस चीज का। और अगर वो बैलेंस शीट डेट के पहले ही रीपे कर देते, माना 7 महीने ओवरड्यू हो गया पर बैलेंस शीट डेट के पहले ही रीपे कर देते, तो मुझे यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करना, मतलब फिर मुझे अमाउंट वगैरह रिपोर्ट नहीं करना। तो क्या कंपनी रेगुलर है क्या डिपॉजिट करने के अंदर, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूट, जीएसटी, पीएफ, एसआई वगैरह, तो अरियर आउटस्टैंडिंग कौन सा, मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ जो बैलेंस शीट डेट पे। और कोई भी अगर अमाउंट डिस्प्यूटेड है कि हाँ भाई डिस्प्यूटेड चल रहा है, तो मुझे बताना है कितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है और किस फोरम में डिस्प्यूटेड है, किस फोरम में। तो डिस्प्यूट जो अपन कर रहे हैं ना कि मैंने डिस्प्यूट कर रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई मैं मान नहीं रहा कितना पेमेंट नहीं करना, तो डिस्प्यूट का एक पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए, मतलब सामने वाले ने मुझसे रुपए मांगे थे, मतलब जीएसटी वाले ने, मैंने केवल उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि नहीं नहीं भाई मैं तो इस अमाउंट के लिए लायबल ही नहीं हूँ, मैं तो इस अमाउंट के लिए लायबल ही नहीं हूँ, तो उसको डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, डिस्प्यूट नहीं मानेंगे तो भाई किसी कोर्ट वोट में जा, कोर्ट वोट में जाके लड़ाई करो उससे। तो डिस्प्यूटेड का मतलब है कोई पॉजिटिव एविडेंस वगैरह, ठीक है ना। मियर रिप्रेजेंटेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट नहीं कहलाएंगे, वो तो अनडिस्प्यूटेड ही माना जाएगा। तो 6 महीने वाली रिपोर्टिंग देख लेना उसके अंदर। तो कोई भी राउंड ऑफ कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे ईएसआई 5 रुपए का पे नहीं करा, राउंड ऑफ कर लिया, 2-3 रुपए का पे नहीं करा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ तो चल जाता है थोड़ा बहुत। ये देखो जीएसटी वाले ने 25 लाख रुपए मांगे थे पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने बस बोल दिया, कंपनी ने रिप्लाई कर दिया कि भाई नहीं नहीं ये 25 लाख रुपए मेरे देने के लिए लाइबल नहीं बनता मैं तो, ठीक है ना। पर साथ में मैंने तुमको हाँ ये जरूर बोल देना कि इसके साथ ऐसे 250 भी हमेशा लगा देना, क्योंकि 250 भी बात करता है लो रेगुलेशन से नॉन कंप्लाई। साथ में इंडेस 37 और एएस 9 भी लगा देना कि भाई साहब आपको जब भी ऐसा हो कि कहीं पे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूट यूज या कुछ है प्रूफ, ऐसा कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह है तो आप प्रोविजन बना के चलना, प्रोविजन 143 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन क्लोज जे ये भी बात करता है कि सर कभी भी कंपनी पे कोई लिटिगेशन क्लेम चल रहा है तो उसको डिस्क्लोज कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये सब आप एक साथ लिख देना। अब इनकम टैक्स में आपका कोई अपील चल रहा है 125 लैक्स का आईटेट के अंदर, तो बता देना कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चल रहा है, इनकम टैक्स का ड्यू है, अमाउंट 125 है, किस पीरियड का है और आईटेट में चल रहा है। फिर से उसके बाद ये अपनी बात करता है क्लोज नंबर 8 बोलता है अपनी अनरिकॉर्डेड इनकम की, अनरिकॉर्डेड इनकम को आप क्लोज 240 से ऐसे 240 से लिंक कर लेना फ्रॉड वाले से, कि कभी भी ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के ऊपर कोई छापा वापा पड़ा है या कंपनी ने वॉल्यूंटरीली कोई भी ऐसी इनकम थी जो छुपा रखी थी, पहले उस पर टैक्स वैक्स नहीं पे करा था, 2 रुपए की इनकम, 2 नंबर की इनकम थी, 2 रुपए की क्या 2 नंबर की इनकम थी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, तो क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ऐसी इनकम कंपनी ने इनकम टैक्स को डिस्क्लोज करी क्या, इनकम टैक्स को डिस्क्लोज करी है क्या, और अगर करी है तो क्या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दिया है क्या। तो क्या ड्यूरिंग द ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ऐसी इनकम थी जो नॉट रिकॉर्डेड थी वो सरेंडर या डिस्क्लोज करी है क्या इनकम टैक्स को, करी है तो क्या प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कराएगा उसके बाद उसको बुक्स के अंदर। तो ये देखो 5 लाख की इनकम थी जो सरेंडर डिस्क्लोज कर दी है पर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो मुझे बताना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज जो क्लोज नंबर 3 और 4 थे ना वहां पे था कि मैंने लोन किसी को दे रखा था, अब यहाँ पर जो क्लोज नंबर 9 है मैंने लोन लिया, तो लोन लेते वक्त मैंने डिफॉल्ट कर दिया, सॉरी लोन लिया था मैंने तो रीपे करते वक्त डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसे 570 से भी लिंक कर लेना कि भाई साहब हो सकता है मेरे पास पैसे चुकाने जितने रुपए नहीं हो तो गोइंग कंसर्न का इशू ना हो जाए। तो पहली बात है डिफॉल्ट,
एनी लेंडर, मैंने किसी भी जने के उधार लेके उसको चुकाने के अंदर डिफॉल्ट कर दिया, या तो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट, मैंने उसको कोई भी हो, चाहे वो सिंगल स्टैंड अलोन पर्सन इंडिविजुअल पर्सन भी क्यों ना हो, मैंने अगर उसको रुपए देने में अगर उसको डिफॉल्ट कर दिया तो मुझे बताना पड़ेगा नेचर ऑफ बोरोइंग कौन सी थी, डेट सिक्योरिटी वगैरह जो भी थी मुझे बताना पड़ेगा, नाम क्या था उस बंदे का, कितना अमाउंट मैंने ड्यू डेट पे नहीं दिया, वो प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट था, कितने दिन से वो अभी तक डिले पड़ा हुआ है, और रिमार्क कोई भी है तो। माना अपन ने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कोई एप्लीकेशन दी हुई थी, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कोई अपन ने एप्लीकेशन दे रखी थी, तो कि हाँ भाई रीस्ट्रक्चरिंग या रीशेड्यूल, अपन ने बोला था कि हाँ भाई आज ड्यू डेट आ गई है, अपन ने डिफॉल्ट कर दिया, तो अपन ने बोला भाई मैं आज पेमेंट नहीं करूंगा, 3 साल का मुझे और थोड़ा टाइम पीरियड दे दे, मैं 3 साल बाद दे दूंगा, वो मान भी गया, वो मान भी गया, मतलब रीस्ट्रक्चर कर दिया उसने, रीशेड्यूल कर दिया, तो भी रिपोर्ट तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि डिफॉल्ट तो हो ही चुका है एक बार, तो मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर क्या, कभी किसी ने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी दूसरे बंदे ने अपन को विलफुल डिफॉल्टर करार करा हुआ है क्या, वो मुझे बताना पड़ेगा। फंड डाइवर्टेड, मैंने किसी दूसरे पर्पस के लिए लोन लिया था पर मैंने उसको यूटिलाइज दूसरे पर्पस के लिए कर दिया, मैंने लिया था R&D इक्विपमेंट खरीदने के लिए पर उसके डायरेक्टर की कार खरीद ली, तो मुझे बताना पड़ेगा कितना अमाउंट डाइवर्ट करा है। मैंने शॉर्ट टर्म पर्पज से लोन लिया था पर मैंने उसे लॉन्ग टर्म यूज में डाल दिया, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। फंड फॉर JV, मैंने कोई भी लोन लिया, किसके लिए लिया, लोन या फंडिंग में कुछ भी ली, मैंने ली टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडी एसोसिएट JV, मैंने कोई पैसा उठाया टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडी एसोसिएट JV, ठीक है। और साथ में क्या कोई भी मैंने पैसा उधार लिया है क्या, मतलब मैंने कोई भी लोन एडवांस दिए लिए क्या, बाय प्लेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ सब्सिडी JV एसोसिएट, ठीक है, रेज ए लोन बाय प्लेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ सब्सिडी JV एसोसिएट, तो वो भी रिपोर्ट मुझे करना पड़ेगा। मैंने R&D इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन लिया था पर कार खरीद ली डायरेक्टर की, तो वो डाइवर्जन कर दिया आपने, फंड डाइवर्ट कर दिया। कोई भी लॉन्ग टर्म लोन लिया था आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री पर, आपने उसको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, तो मतलब वही पर्पस दूसरा हो गया इसका। आपने कोई लोन में डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है ना, रीशेड्यूल भी हो गया, तो भी आपको तो रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। हाँ, ये भी वही है कि हाँ भाई आपको मिला कि आपने रीपे करा पर बैलेंस शीट डेट के बाद करा, बैलेंस शीट डेट के बाद करा, मतलब लोन आपने डिफॉल्ट कर दिया, बैलेंस शीट डेट के बाद रीपे करा, बैलेंस शीट डेट के बाद, चाहे आपने ऑडिट रिपोर्ट के पहले रीपे कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट के पहले रीपे कर दिया, पर बैलेंस शीट डेट के बाद रीपे करा है ना, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर सर 10 नंबर का क्लोज बोलता है कि आपने कभी भी कोई भी पैसा उठाया हो, कैसे FPO से, IPO से, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, लोगों को शेयर वेयर इशू करके या प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट करके, ऐसा कुछ भी, तो जिस पर्पस के लिए आपने पैसा उठाया उसी पर्पस पे ये यूज आपको लेना है। सो अप्लाइड फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने पैसा उठाया था, ठीक है, वो रखना है। साथ में अगर आपने कोई प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट या किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट दिया है तो वो एक चीज़ तो वही है कि फंड जो भी आपने रेस कराया उसी पर्पस के लिए यूज़ लिया है। एक और चीज़ बस यहाँ पे कि सेक्शन 42 और सेक्शन 62 एंड सेक्शन 62 ऑफ कंपनी तक फॉलो करे ही करे हैं। फिर सर फ्रॉड ऑन और बाय द कंपनी, तो सर एक आपको पता है सर, अपन ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 अपन को पता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्या बोलता है, वो बोलता है कि आपको फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है, मतलब अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो 1 करोड़ के ऊपर है तो 1 करोड़ के ऊपर है तो किसको करनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अपन कब फ्रॉड की रिपोर्टिंग करते हैं, जब कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा है, कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा है, कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा है, किसी ने मतलब कंपनी पे एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर ने फ्रॉड करा है, कंपनी पे एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर ने फ्रॉड करा है, तो मुझे सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में रिपोर्टिंग करनी है। और सिर्फ पर अभी जो कारों का क्लोज नंबर 11 पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ऐसा है या तो कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा है या कंपनी ने किसी पे फ्रॉड करा है, किसी ने भी किसी पे करा है, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वेंडर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे कस्टमर हो, किसी ने, तो मतलब कंपनी ने किसी पे फ्रॉड करा है, कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा है, पर यहाँ पर केवल एम्प्लॉय और ऑफिसर स्पेसिफिक था कि उन्होंने कंपनी पे फ्रॉड करा है। तो मुझे देखना पड़ेगा कोई भी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी हुआ है क्या, जो नोटिस करा है, या तो मैंने ड्यूरिंग ऑडिट करते हुए उसको मैंने फ्रॉड को नोटिस कर लिया, या फिर किसी ने मुझे आके रिपोर्ट करा, तो मैंने या तो नोटिस करा या रिपोर्ट करा। ऐसा नहीं कि मैं चला के फ्रॉड को ढूंढने गया था, ऐसा भी नहीं करना मुझे, ठीक है ना। फनास साथ में ऐसे 240 तो मुझे कंप्लाई करना ही करना है, ऐसे 240 में जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मुझे कंप्लाई करनी है, ठीक है ना। साथ में उसका अमाउंट, नेचर अमाउंट बता देना। कोई भी रिपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 की, जो ऑडिटर कौन बोला सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 की 1 करोड़ का फ्रॉड है तो उसको 1 करोड़ के ऊपर वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है, तो क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑडिटर ने कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड के बारे में बताया है क्या, कोई भी ऑडिटर ने कोई भी कंप्लेन देखी है क्या कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह ने विसल ब्लोअर कंप्लेन रेस करी है ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह जो भी थे स्टेक होल्डर, उन्होंने विसल ब्लोअर कोई कंप्लेन अगर रेस करी है तो ऑडिटर को उसको कंसीडर करना पड़ेगा।
साथ में मटेरियलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। सस्पेक्टेड फ्रॉड आपको नहीं देखने, मतलब मेरे को कोई वही फ्रॉड देखने जो मैंने नोटिस करे या फिर किसी ने मुझे रिपोर्ट करे। जो सस्पेक्टेड फ्रॉड हो कि शायद फ्रॉड हो सकते हैं, मुझे वो ध्यान में नहीं रखने, ठीक है ना। साथ में मुझे प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मटेरियल फ्रॉड है वही मुझे कंसिडर करने हैं। कोई भी फ्रॉड अगर, ये देखो ये वो क्वेश्चन है, फ्रॉड अगर किसी कंपनी का वेंडर ने करा है, वेंडर ने कंपनी पे करा है, तो 143 सबसेक्शन 12 तो नहीं लगेगा, केवल एक आरओ का क्लोज 11 लगेगा। पर फिर भी आईसीआई ने एक बार लगा दिया क्योंकि वेंडर ने करा है, एम्प्लॉय वगैरह ने नहीं करा। फिर भी आईसीआई बोलता है कि अगर वेंडर ने एम्प्लॉय के साथ मिलके करा होगा तो 143 सबसेक्शन 12 की रिपोर्टिंग भी लग जाएगी। साथ में मेरे को केवल फाइनेंशियल फ्रॉड से मतलब है जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट कर रहा है, मुझे बाकी और किसी फ्रॉड से लेना देना नहीं है। लाइक कंपनी अगर गोल्ड ज्वेलरी बेच रही है, गोल्ड ज्वेलरी में इम्प्योरिटी गोल्ड है, इम्प्योर गोल्ड है, पर कस्टमर को बोल रही है प्योर गोल्ड है, ऐसे बेच रही है, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, तो मुझे इसका कोई ध्यान नहीं रखना है। निधि कंपनी के अंदर सर अपन को देखना होता है निधि कंपनी का नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट 1:20 होना चाहिए। नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट 1:20 होना चाहिए। नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट 1:20 का रेशियो हमेशा होना चाहिए। सर नेट ऑन फंड का मतलब क्या होता है? एक तरह से शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर मतलब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस accumulated loss and intangible asset। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस accumulated loss and intangible asset। मैंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस के लिए मैंने नहीं बोला, तो प्रेफरेंस ऐड मत करना। सर डिपॉजिट क्या होता है? जो भी उसने डिपॉजिट ली हुई है सर, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, सेविंग डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, वो उसने ली हुई है तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट कैलकुलेशन करके देगा नेट ऑन फंड और डिपॉजिट के, अपन को उसको चेक करना होगा ओवरऑल, ठीक है। और साथ में सर आपको 10% ऑफ अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट मेंटेन करके रखना है, मतलब निधि कंपनी को 10% ऑफ अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट मेंटेन करके रखना है टू मीट आउट द लाइबिलिटी। और क्या निधि कंपनी ने कभी भी डिफॉल्ट करा है क्या? टू रीपे द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, टू रीपे द प्रिंसिपल इंटरेस्ट। साथ में ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, अगर मुझे देखना है क्लोज नंबर 13 में कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए रिलेटेड पार्टी के साथ, उस केस के अंदर सेक्शन 177 188 कंपनी देख के फुलफिल हुए नहीं हुए। और क्या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने थे फॉर रिलेटेड पार्टी, जो भी डिस्क्लोजर देने थे फॉर रिलेटेड पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो दिए हैं या नहीं दिए एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर मैंने बोरिंग ली है रिलेटेड पार्टी से, तो मुझे यहां पर क्लोज लगाना पड़ेगा, क्लोज नंबर 13। अगर यही मैं बोरिंग देता, रिलेटेड पार्टी को बोरिंग देता, तो क्लोज नंबर 13 तो लगता, साथ में क्लोज नंबर 3 भी लगता कि रिलेटेड पार्टी को जो मैंने बोरिंग दी है। अब साथ में वो ये कि मार्केटिंग एक्सपेंस 4 लाख के मैंने किसी को पे करे रिलेटेड पार्टी को, पर उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस 1.5 लाख थी, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इस रिलेटेड पार्टी को दिया, आर्म्स लेंथ प्राइस 1.5 लाख थी, फिर भी मैंने 4 लाख उसको पे करे, मतलब रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट सिस्टम अपन को देखना पड़ेगा कंपनी की साइज के हिसाब से, कंपनी की नेचर एंड साइज के हिसाब से, मतलब कंपनी जितनी बड़ी छोटी है उस हिसाब से उसमें इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है। और अगर है, मतलब उसका कोई इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट अगर इशू हुई है, तो मेरे को उसको पढ़ना पड़ेगा, मेरे को उससे डील करना पड़ेगा। तो वेदर द कंपनी एज ए इंटरनल ऑडिट सिस्टम एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, और अगर जो भी है तो मेरे को इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर करनी पड़ेगी। कोई भी, फिर क्लोज नंबर 15 बोलता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर, डायरेक्टर के साथ कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन कराया क्या? डायरेक्टर या उसके रिलेटिव के साथ, डायरेक्टर या उसके रिलेटिव के साथ, की मतलब डायरेक्टर के बच्चे, बीवी वगैरह उसके साथ, कि मैंने कोई उससे डायरेक्टर से लैंड ली और उसको कंपनी ने उसको बदले में बिल्डिंग दे दी, कंपनी ने उससे लैंड ली, कंपनी ने उससे बिल्डिंग दे दी, मतलब कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, एक चीज के बदले दूसरी चीज दे दी है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सेक्शन 192 आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, सेक्शन 192 ऑफ कंपनी से कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन है डायरेक्टर से लेन देन वाला। सेक्शन 192 कंपनी से बोलता है कि जब भी डायरेक्टर एक्वायर कर रहा है, कंपनी एक्वायर कर रही है, मतलब आपस में एक दूसरे के बदले ले रहे हैं कंसिडरेशन के अलावा, मतलब कैश के अलावा दूसरा कंसिडरेशन देखे, तो आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है, जनरल मीटिंग में अप्रूवल। फिर सर उसके बाद आपको ये कि रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, जो एनबीएफसी से रिलेटेड पॉइंट है मोस्टली, कि क्या कभी भी सेक्शन 45 IA के अंदर कंपनी को आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट थी क्या? सेक्शन 45A के अंदर कंपनी को आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट थी क्या? और अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी है फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो कोई वो विदाउट सर्टिफिकेट तो कोई धंधा नहीं कर रही, विदाउट आरबीआई से सर्टिफिकेट लिए तो वो धंधा नहीं कर रही। क्या वो कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है? फर्स्ट पॉइंट क्या था 45A के अंदर, क्या उसको लाइबल है, क्या उसको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेने के लिए लाइबल है क्या सेक्शन 45 में? तो नहीं था कि 50-50 रेशियो वाला, कि जो फाइनेंशियल एसेट है वो 50 ज्यादा हो गई और जो फाइनेंशियल इनकम है वो 50 ज्यादा हो गई, एनबीएफसी वाला पॉइंट वो वाला है। और उसके में बिना वैलिड सर्टिफिकेट के कोई भी हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी या फिर एनबीएफसी वाली एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। साथ में क्या मैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, और अगर मैं हूं या नहीं वो ठीक है, पर ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उनका नाम बता दो।
और साथ में कैश लॉसेस, क्या कंपनी के अंदर, इस पॉइंट को भी मैं इतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, बस ध्यान रखना कि कंपनी के अंदर अगर कोई भी कैश लॉसेस हुए, कंपनी के अंदर कैश, मैं नॉन कैश की बात नहीं कर रहा, डेप्रिसिएशन का, नहीं नहीं नहीं, अगर कंपनी में कैश लॉसेस हुए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इस साल कैश लॉस हुए या फिर पिछले साल कैश लॉस हुए, तो आपको बताना, या तो इस साल या पिछले साल, तो आपको दोनों साल के बताने ही बताने। यहाँ पर एंड वर्ड को इग्नोर कर देना तुम, अभी मैं इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, तुम सोचोगे सर आपको एक्सप्लेनेशन गलत दे रहे हो, तो ये तुम पॉइंट पढ़ लेना, ये मैंने अलग से दिया हुआ है कि आईसीआई, वैसे तो चलो बता देता हूँ, वैसे तो आईसीआई यहाँ पे बोलता है कि जब दोनों साल करंट ईयर और पिछले साल दोनों साल कैश लॉस हुआ है ना, तो ही आपको रिपोर्ट करना है, नहीं। पर आईसीआई ने क्लेरिफिकेशन दे दिया और क्वेश्चन भी पूछ लिया था, मतलब आईसीआई ने तो क्या क्लेरिफिकेशन दिया है, ये कारो रिपोर्टिंग जो ना, कारो के जो बहुत सारी गाइडेंस होती है, उसमें आईसीआई ने रिपोर्टिंग में बताया हुआ है कि चाहे ओनली करंट ईयर में हुआ है, ओनली करंट ईयर में लॉस हुआ है, कैश लॉस, तो भी आपको रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। कौन कौन सा, करंट ईयर का लॉस भी बताओ और प्रीवियस ईयर का लॉस भी बताओ, तो केवल एक साल लॉस हुआ है तो भी आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑर्डर, क्या, और एडीटी 3 जो होता है, एडीटी 3 जब भी रेजिग्नेशन देते हैं तो एडीटी 3 फाइल करना होता है ऑडिटर को। तो क्या ड्यूरिंग द ईयर किसी भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है क्या, और दिया है तो उसने कुछ इश्यूज वगैरह रेस करे होंगे, वो इश्यूज आपने उसको देख लिया ना, कि ऑडिटर जाते जाते जो भी इशू ऑब्जेक्शन देके गया था वो आपने देख लिए है ना, ठीक है ना। अगर वो केवल सोच रहा था कि मैं रिजाइन दे दूं, पर उसने वापस से उठा लिया, रिजाइन दिया नहीं था, तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं लगती। फिर सर यहाँ पर क्लोज 19 बहुत सिंपल है, वही जो अपन ने एसे 570 वाला पढ़ा था, कि कोई भी ऐसा इवेंट कंडीशन अपन को मिल जाए जो कंपनी को मार सकता है, तो अपन को मैनेजमेंट का प्लान देखना होगा, मैनेजमेंट का प्लान, ताकि अपन इंश्योर कर ले, इंश्योर हो जाए कि देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, और कंपनी की आने वाली जो एक साल की लाइबिलिटी है, एक साल की जो भी आने वाली लाइबिलिटी है, कंपनी उसको रीपे कर देगी। तो कोई भी फाइनेंशियल रेशियो, एक्सपेक्टेड रेशियो, फाइनेंशियल असेट, पेमेंट, वो सब देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट का क्या प्लान है उससे डील करने के लिए, और ऑडिटर का ओपिनियन फाइनली ऐसा हो गया है क्या कि देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, कंपनी इज केपेबल टू मीट इट लाइबिलिटी, जो भी उसकी एक साल में आने वाली है बैलेंस शीट डेट से, वो मीट कर लेगी। तो ये क्लोज 11 हो गया अपना, सॉरी क्लोज 19 हो गया अपना। फिर 20 बोलता है सीएसआर अमाउंट, मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैराथन चल रहा है भाई। देखो कुल मिला के देखो, अगर आपका जो भी कोई सीएसआर अमाउंट है ना, कि 2% आपको सीएसआर अमाउंट देना है, लेट से 1 करोड़ का सीएसआर अमाउंट है, उसमें से आपने 20 लाख ही स्पेंड करा, 20 लाख स्पेंड करा, 80 लाख का सीएसआर अभी भी पेंडिंग है, 80 लाख आपने अभी तक अनस्पेंट मनी है, तो 80 लाख में देखना पड़ेगा, एक तो होगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, एक तो क्या होगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कि हाँ भाई सीएसआर का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं ब्रिज वगैरह बना रहा हूँ, स्कूल वगैरह बना रहा हूँ, तो मैं अभी रखा हुआ हूँ, मतलब ये पैसा मैं स्पेंड करूंगा सीएसआर के लिए। एक है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कि हाँ भाई ये तो सीएसआर का आपका कोई प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा है, ये तो बस आपने जबरदस्ती खर्च करा ही नहीं, तो ये देखो 20 लैक्स 80 लैक्स टोटल अब ये बचे हुए, कि अपन ने खर्च नहीं करा सीएसआर का, 20 लैक्स मान लो कि अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, 60 लाख किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए, तो भाई आपने 20 लाख क्यों खर्च नहीं करा, मतलब आपने बिना फालतू खर्च नहीं करा, करना चाहिए था, सीएसआर डालना चाहिए था, तो इसको आईईपीएफ फंड में ट्रांसफर कर दो, आईईपीएफ फंड में 6 मंथ के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर दो, प्रोटेक्शन फंड में। और कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर आपको ना एक सेपरेट अकाउंट में 30 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट के अंदर, सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा जमा करा देना होता है, कि हाँ भाई ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मैं इसको धीरे धीरे खर्च कर दूंगा, तो उसके बाद एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख लो। तो अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आपको फंड ट्रांसफर करना है अनस्पेंट अमाउंट शेड्यूल 7 मतलब आईईपीएफ के अंदर विद इन 6 मंथ, ठीक है। और अगर एनी अनस्पेंड अमाउंट, कोई भी अनस्पेंड अमाउंट है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, तो आपको स्पेशल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा 30 दिन के अंदर। फिर से मैंने बोला था कि जनरली जो होता है ना होल्डिंग कंपनी जो सीएफएस बनाते हैं, सीएफएस पे कारो रिपोर्ट नहीं लगती जनरली, मैंने आपको ये बोला था, सीएफएस पे कारो नहीं लगती वो तो ठीक बात है, पर मैंने कहा था एक क्लोज लगता है, ये वही क्लोज है, क्लोज नंबर 21, कि माना सीएफएस पे कारो नहीं लगता है, पर सीएफएस के अंदर जो कंपनी सीएफएस में इंक्लूड हो रही है, जो कंपनी सीएफएस में इंक्लूड हो रही है, एसोसिएट, जेवी, सब्सिडी, कि ये तो सीएफएस है, इसके नीचे कंपनी ए है, इसके नीचे कंपनी बी है, इसके नीचे कंपनी सी है, तो ये तीनों कंपनी इंक्लूड हो रही है सीएफएस में, तो इन पे तो कारो लगी रहा था, इन नीचे वाली कंपनी पे तो कारो लगी रहा था। तो कंपनी ए बी सी, अगर इनकी कारो रिपोर्ट में, इनमें से किसी की भी कारो रिपोर्ट में कारों में कोई एडवर्स रिमार्क था, तो मुझे सीएफएस में बताना पड़ेगा, कि भाई ये जो इसकी छोटे बच्चे, इनकी कारो रिपोर्ट में कौन सा एडवर्स रिमार्क था, मुझे वो बताना पड़ेगा सीएफएस के अंदर। बाकी और कोई सा रिपोर्ट सीएफएस में नहीं लगता। तो मुझे क्या बताना है, एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क जो भी रिस्पेक्टिव ऑडिटर दिया है कारो की रिपोर्ट में, जो भी कंपनी इंक्लूड हो रही है सीएफएस में उनमें, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई भी एड्रेस मार्क, तो मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा कौन से पैराग्राफ के अंदर क्या रिपोर्ट है। तो ये वही है कि एक कारो की एक छोटी कंपनी, मतलब जो भी उसकी सब्सिडी थी, उसको उसमें कारो रिपोर्ट में दिया हुआ था कि शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म पर्पज में यूज़ लिया, तो आपको पूरा बताना था कि रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना था कि हाँ भाई इसने शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में यूज़ लिया है, पैराग्राफ नंबर के साथ बताना था क्वालिफिकेशन।
ठीक है, कभी भी आप कोई भी अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड आंसर दे रहे हो तो रीजन के साथ बताना कि भाई क्यों आप उसका अनफेवरेबल आंसर दे रहे हो। कभी आप ओपिनियन ही ना दे पाओ, ओपिनियन ना दे पाओ तो बताना कि रीजन के साथ आप ओपिनियन क्यों नहीं दे पा रहे। ठीक है ना। सिर्फ ये वाले जो बच्चे अपना कारो समाप्त हुआ है, ये वाले जो बच्चे ना सेक्शन 143 एक्ट होगा, ये मैं आपको दूसरी किसी क्लास में करा दूंगा, दूसरे मैराथन कैंप में करा दूंगा। ठीक है, तो कारो समाप्त हुआ। बहुत से बच्चों का सिर्फ मैसेज आते हैं सर नोट्स वगैरह, तो सर नोट्स में या तो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा या PW ऐप पे दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है ना। और ये ड्यूटीज़ वाला आप इसको मैं अलग सेपरेट करा दूंगा, जितने भी क्लास ऑफ ड्यूटी पड़ा है अपना। और एक ये दो ही सेक्शन बचे, सेक्शन 143 के ही तीन सेक्शन है मेन, 143 सबसेक्शन 1, सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 और 143 सबसेक्शन 2 है। ये कारो का पार्ट नहीं है, आज अपन कारो का मैराथन कर रहे थे। ठीक है ना, ये तो मैं तुमको अलग से करा दूंगा। चलो सर, डन बाय बाय, टाटा, सी यू।